नमस्ते बच्चों। क्लास 11th में आज से हम अकाउंटेंसी की पढ़ाई शुरू करेंगे और चूंकि आप लोग 10वीं कक्षा के बाद पहली बार कॉमर्स में एडमिशन लिए हैं तो एक नया विषय आपके लिए ये हो जाता है एकदम से, या आप ऐसा अपने आप को समझें कि आप क्लास 1 में बैठे हुए हैं, क्योंकि क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के आपने ये कुछ भी नहीं पढ़ा जो आपके सामने नया आ रहा है। इसलिए सीखते समय इस बात का ध्यान रखना है आपको कि निराश नहीं होना है। धीरे धीरे सब बनेगा, हर चीज बनेगी। सीखने में अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना करें, ईमानदारी से सीखें, सब बनेगा। एक बात का और ध्यान रखें, खास तौर पे हम पढ़ाते समय हिंदी का प्रयोग करते हैं ताकि हर बच्चे के समझ में आए, लेकिन आप लोगों को ये आपका अकाउंट का पहला वीडियो है तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सारी अकाउंटेंसी जो है इसको आपको इंग्लिश में करना है। इसका विशेष ध्यान आपको रखना है और कोई बहुत कठिन इंग्लिश आपके सामने नहीं आएगी। जैसे रोकड़ है तो उसको हम कैश बोलते हैं, माल खरीदने को परचेज बोलते हैं, माल बेचने को सेल्स बोलते हैं। तो ऐसे शब्द आएंगे, बहुत कठिन शब्द नहीं आते हैं, तो बड़ी भारी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आप कोशिश हमेशा करें कि इसके जब हम गणित वाले चैप्टर में आएंगे तो आपको इंग्लिश में ही गणित करने की आदत डालना है, ताकि भविष्य में जब आप अकाउंटेंसी के अच्छे एडवांस कोर्स करने के लिए बड़े कॉलेजों में जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना जाने। फिर भी कुछ शब्द आपके लिए नए होंगे तो उनके इंग्लिश में मीनिंग्स क्या होंगी, इंग्लिश में किस तरह से उनको लिखना है, उनकी स्पेलिंग्स क्या होंगी, वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। पुस्तक की व्यवस्था हर बच्चा अब कर ले। आपका जो पुस्तक है उसका नाम है बही खाता एवं लेखा करना। प्रश्न ये उठता है कि बही खाता क्या है। देखिए, बात को समझिए। एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो उसको पूरे बिजनेस में लिखा पढ़ी रखना बहुत आवश्यक है। एक कहावत है, पहले लिख फिर दे, भूल जाए तो लिखे से ले। माने आप कोई भी पैसों का लेन देन करते हैं तो पहले लिखिए फिर दीजिए, और कभी भविष्य में यदि आपको आवश्यकता पड़ती, आप भूल गए हैं तो आपके पास लिखा रखा है, उससे आप ले सकते हैं, दिखा सकते हैं सामने वाले। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक में पहला चैप्टर ही है आपको लेखांकन का परिचय। देखिए, कोई भी व्यापारी हो, यदि वो नियमित रूप से हिसाब किताब रखता है तो कभी असफल नहीं होता है, कभी भी असफल नहीं होता है। हिसाब रखना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर आपको बही खाते के बारे में, बुक कीपिंग जिसको कहते हैं, उसके बारे में हम आपको समझाएंगे कि बुक कीपिंग क्या है। सबसे पहले बेटे एक बात ये समझनी है कि हमारी अकाउंटेंसी में जो व्यवसाय करने वाले व्यवसायी होते हैं, आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को भी व्यवसायी समझ ले कि मैं खुद बिजनेसमैन हूं और मैं जो ये पढ़ रहा हूं, जो सीख रहा हूं, इसकी आवश्यकता मुझे पड़ेगी।
ऐसा समझ के, ऐसा सोच कर जब आप पढ़ेंगे तो अकाउंटेंसी क्या आपको पूरी कॉमर्स के सब्जेक्ट सरल लगेंगे। यदि आप इसको बोझ बनकर पढ़ेंगे तो ऐसी स्थिति में सही में आपको कठिन लगेगी। बहुत कठिन नहीं है, सरल है, आपके समझने के ऊपर। और एक बात और बता दें हम आपको कि आपको इसमें मैथ्स जो है वो समझ के चलिए आप कि प्रैक्टिस के ऊपर है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा मैथ्स आपके समझ में आएगी। अब आप देख लें कि आपको जो पुस्तक 11th में चलती है उसका आकार कितना बड़ा है। लगभग इसमें 900 के करीब करीब पेजेस दिए हुए हैं। हालांकि इस बार कोरोना काल में सरकार 30% कोर्स कम करेगी, वो बात का विषय है। अभी तो हमें पढ़ाई करनी है। चूंकि पहला पाठ है, इसमें सबसे पहले बही खाता आता है कि बही खाता क्या है। बही खाते का मतलब वास्तव में क्या है। हमारे व्यवसाय में दैनिक माने रोज प्रतिदिन होने वाले मौद्रिक व्यवहार माने जो मुद्रा के रूप में हो रहे हो, चाहे नगद हो रहे हो या उधार हो रहे हो, उनको अपनी पुस्तक में तिथिवार माने डेट बाय डेट लिखना ही बही खाता कहलाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब लिखेंगे कैसे हम, क्योंकि आप पहली कक्षा में बैठे हैं, क्लास 1 में बैठे हैं। तो आपको मैं सरलता के लिए समझा दूं कि इसमें क्या किया गया है कि बिजनेस में जितने भी मौद्रिक व्यवहार होते हैं उनके लिए खाते अलग अलग बना दिए गए हैं। जैसे उधार लेन देन हो रहा है तो मोहन का खाता, राम का खाता, श्याम का खाता। भाई इनके नाम से अब इनने यदि हमारी दुकान से उधार लेके गए तो हम इनके नाम से अपनी बही खाते की बुक में लिखेंगे। ज्यादातर व्यवहार कैश में जो होता है, नकदी में, तो उसके लिए कैश अकाउंट बनाया गया हुआ है। परचेस अकाउंट बनाया गया है, सेल्स अकाउंट बनाया गया हुआ है। ऐसे अलग अलग बहुत सारे खाते बनाए गए हैं। अब हिसाब लिखते समय केवल हमें उन्हीं व्यवहारों को शामिल करना है जो कि मुद्रा के रूप में मापे जा सकते हो। तो इस तरह से बही खाता का अर्थ सरल शब्दों में एक व्यापारी द्वारा प्रतिदिन के होने वाले सौदों को अपनी पुस्तक में तिथिवार और क्रम से लिखने की कला को ही बही खाता कहते हैं। इतनी बात आपके सबके समझ में आई होगी। जैसे उदाहरण के लिए हमने दुकान खोली, सुबह सुबह एक ग्राहक आ गया, उसने हमसे नगद में माल खरीद के ले गया, तो हमने उसको माल बेचा तो हम उसको लिखेंगे। फिर कोई ग्राहक आया, उसने उधार में हमारे से माल ले गया तो हमने उधार माल बेचा, तो हम उसके नाम से लिखेंगे, उसके नाम का खाता बना लेंगे और लिख देंगे। अब सपोज मान लो हमने हमारी दुकान के लिए फर्नीचर खरीदा, तो हम फर्नीचर खाता भी बनाएंगे। और इस तरीके से वो खाते जो बनाए जाते हैं उनके माध्यम से जनरल प्रविष्टियां होती हैं। वो जनरल प्रविष्टियां क्या है और क्या नहीं है वो 5वें अध्याय में है, आपको वो बाद में समझ आना।
अभी इतनी बात तो आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब एक व्यापारी प्रतिदिन के सौदे जो हैं उसके लिए एक अलग रजिस्टर बना लेता है, उसको कहते हैं बेटा जनरल, हिंदी में कहते हैं रोज नामचा। नाम से ही स्पष्ट है, रोज नामचा, रोज जिसमें नाम चढ़ाए जाए वो रोज नामचा है। उसी को हम बही खाता भी कहते हैं। बही खाता की परिभाषा मैंने आपको बता दी। तो प्रतिदिन हम उठा के हमारे रोज नामचे में अपने ईश्वर प्रभु का जो भी नाम है, श्री गणेशाय नमः वगैरह लिख के प्रतिदिन के जो सौदे हो रहे हैं, आज सुबह से लेकर रात तक के, जब तक के दुकान खुली तब तक के सारे, चाहे नगद सौदे हो रहे हो चाहे उधार सौदे हो रहे हो, उनको तिथि से तिथि अनुसार क्रमवार उतार देना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद उतारते उतारते चले जाना है और भूलना भी नहीं है। इसका हमारे को ध्यान रखना। तो ये प्रक्रिया जो की जाती है उसको हम कहते हैं बही खाता। अब बही खाते का एक बहुत अच्छा गुण ये है कि एक सामान्य सा व्यक्ति जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक के ही पढ़ा है, उसके आगे बेचारे ने पढ़ा ही नहीं, यदि हम उसको भी ये सिखाएं बही खाता लिखना तो वो सीख जाएगा। कोई बड़ी भारी बात नहीं है, एंट्री करनी पड़ती है। आजकल तो नया आधुनिक जमाना आ गया है, टैली सॉफ्टवेयर आ गए हैं, सारा काम कंप्यूटराइज्ड हो गया है, कंप्यूटर में ही आपको ये सारे वर्क करने पड़ेंगे। लेकिन आपको मैनुअल माने आपको रजिस्टर में ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी। तो आशा करता हूं कि बही खाते से क्या आशय है ये आपकी समझ में आया होगा। इसमें एक परिभाषा मैं पढ़ के सुना रहा हूं J.R. बॉटलीबाई की। बही खाता को उपयुक्त खातों में व्यवसायिक व्यवहारों को लिपिबद्ध करने की विज्ञान एवं कला के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब जिस परिभाषा तो आपकी समझ में नहीं आई होगी मैंने जो बोला, वो ये कहना चाह रहे हैं कि उपयुक्त खाते माने देखिए, कैश के लिए, रोकड़ के लिए कैश है, माल खरीदने के लिए परचेस है, माल बेचने के लिए सेल्स है, ये अलग अलग अकाउंट है। इन्हीं अकाउंट के अनुसार हम अपनी बही खाते की पुस्तक में उसको वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित लिखेंगे, तो उसको ही हम बही खाता कहते हैं। इतनी बात सबके समझ में आई होगी। अब हमने रोज नामचा बना लिया, पर डे हम रोज नामचे में ईमानदारी से लेखा कर रहे हैं, पर डे लिख रहे हैं हिसाब किताब हम। अब ऐसा करते करते साल जब पूरा होगा तो पता लग रहा है आपके 1 रजिस्टर 2 रजिस्टर बढ़ गए। बड़ी दुकान है, खूब चलने वाली दुकान है, तो पता लग रहा 10 रजिस्टर बढ़ गए। अब मैं आपसे ये पूछूं कि भैया आपने साल भर में कितना माल खरीदा और साल भर में कितना माल बेचा। मैं आपसे ये पूछूं कि इस साल में आपने फर्नीचर कितना परचेज किया। मैं आपसे ये पूछूं कि आपके यहां से मोहन ने कितना माल उधार में ले गया, उसको आपने बेचा है, या आपने नागपुर से कितना माल उधार में खरीदा है साल भर में। आप अचकचा जाएंगे, बोलेंगे सर हमको समय दीजिए। अब आप 10 रजिस्टर खोल के बैठेंगे, एक एक पन्ना पलटाएंगे, नोट करेंगे, तब आप बता पाएंगे कि साल भर में कितना माल बेचा, ना कितना खरीदा, फर्नीचर कितना खरीदा, मोहन को कितना उधार बेचा, नागपुर से कितना उधार खरीद के लाया। 10 रजिस्टर आपको देखने पड़ेंगे। इतना समय व्यापारी के पास कभी भी नहीं होता है। इनसे बचने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। अब वो सिस्टम क्या होता है उसके बारे में आपको बताता हूं। बही खाते का साल भर हम बही खाते में लिखते चले जाते हैं, रोज नामचे में लिखते चले जाते हैं। लेकिन खाली रोज नामचे में लिख जाने से सारा काम नहीं हो जाता।
साल खत्म होने के बाद हमारे को ये भी तो देखना है हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉस तो नहीं हो रहा है, ये भी तो देखना पड़ेगा हमको। और ये देखने के लिए हमें और भी प्रक्रियाएं अपनानी पड़ेंगी। तो जिस तरह से हम बही खाता बनाते हैं, उसके बाद बही खाते का काम जैसे ही पूर्ण होता है हमारा, उसके बाद जो काम शुरू होता है वो लेखांकन का काम शुरू होता है। अब लेखांकन का काम शुरू होता है तो उसमें क्या क्या किया जाता है। बही खाते में तो आपने लिखना शुरू कर दिया, लेखा आप कर चुके, लिख लिया है आपने, मोहन को कितना बेचना है, कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा, ये साल भर का आपने मेंटेन करते हुए चला है। यहां पर एक व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि भाई आप दिन भर का बही खाता तैयार कर लीजिए, शाम के वक्त आपको 1 घंटे का, आधा घंटे का समय निकालना है। कंप्यूटर में आपने अलग अलग खातों में छांट कर व्यवहारों को लिख देना है। अब हमने एक अलग से मोहन का खाता बना के रखा हुआ कंप्यूटर में, हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने मोहन का खाता आ जाएगा। तो आज मोहन ने हमसे 10,000 रुपए का माल उधार लेके गया है, तो हम मोहन के खाते में 10,000 रुपए डाल देंगे, सेव कर देंगे और क्लिक करेंगे, मोहन का खाता जहां की तहां पहुंच जाएगा। बैक पे जाएंगे तो अब हमने नगद माल खरीदा है तो हमारे पास से रोकड़ गई, तो कितनी रोकड़ गई साहब? उन्होंने बोले 5,000 रुपए की रोकड़ गई। तो हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने कैश अकाउंट खुल के आ जाएगा। अब हम कैश अकाउंट में इतना पैसा हमारे पास से गया सेव कर देंगे, बैक आ जाएंगे। अब हमने परचेज भी तो किया है, तो परचेज अकाउंट में हम वो एंट्री माने उसमें भी लिख देंगे। ऐसा हम कर क्या रहे हैं, आज हमने दिन भर जितना काम बही खाते में लिखा है उसकी छटाई करके अलग अलग खातों में वो रकम पहुंचा दे रहे, माने छटाई का काम हो गया। अब हमारा मोहन का खाता भी बन रहा है, फर्नीचर खाता भी बन रहा है, परचेस अकाउंट भी बन रहा है। अभी तो आपको कॉपी में बनानी पड़ेगा, आगे चल के यही काम आपको कहां सीखना है? कंप्यूटर में, तब आप अकाउंटेंट कहलाओगे। अब कंप्यूटर में सीखना है तो उसकी पहली शर्त यह है कि आपको अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने पहले ही बता दिया कि भैया अंग्रेजी अच्छी करनी है आपको, तो आप पूरे मैथ्स जो है उसको इंग्लिश में करने की आदत डालिएगा। ऐसा नहीं है आपको करना है, आप तो पहले ही आए हैं, मैंने आपको कुछ नहीं मालूम, तो मैं बैठा हूं बताने के लिए। मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, आप करिएगा। आपके पास पुस्तक रहेगी, उसमें ढूंढिएगा आप। मैं कुछ हिंदी शब्द दूंगा, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो आपको ढूंढने का मिल जाएगा। इस तरीके से आप इंग्लिश से भी जानकार हो जाएंगे और गणित भी अंग्रेजी में करना आपको आने लगेगा। तो लेखांकन के जो कार्य होता है उसमें सब में पहले वर्गीकरण किया जाता है, माने अलग अलग छांट के लिखा जाता है। फिर उसके बाद सारांश निकाला जाता है। सारांश निकालने के बाद हम विश्लेषण करते हैं, माने जांच करते हैं। हम देखते हैं कि हमको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। फिर लाभ हानि निकालने के बाद हम स्वयं अपने आप को, या यदि हम किसी के यहाँ अकाउंटेंट है तो हम अपने मालिक को वो पूरा हिसाब किताब उसके सामने प्रस्तुत करते, उसको संप्रेषण कहते। इस तरह से लेखांकन का कार्य समाप्त होता है। तो आज हमने बही खाता और लेखांकन का परिचय देखा और केवल परिभाषा देखी। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।